नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई दृष्टि करंट अफेयर्स की हमारी ये क्लास चल रही है ना, जिसमें आज ये 10वीं क्लास है। आप लोग पुरानी क्लासेस का रिवीजन भी करते रहिए। मैं कह रहा हूं कि दृष्टि पढ़ने का इससे बढ़िया तरीका कोई और नहीं हो सकता है। आप निश्चिंत रहिए, परीक्षा से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, है ना, क्योंकि प्रश्न बनाने में और भी मेरी पेड बैच में क्लास चलती है तो उन सब में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आपको मैं पेपर से पहले कंप्लीट करा दूंगा। आप पुराना रिवाइज करते रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए। इससे बढ़िया तरीका आई दृष्टि पढ़ने का और कोई नहीं हो सकता है। चलिए, तो आज हम जो देखेंगे अपेक्षाकृत छोटी क्लास होगी, संभवतः 1 घंटे के आसपास ही हम खत्म कर लेंगे, जिसमें आज हम बिहार स्पेशल को पढ़ रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा भी आपकी 13 तारीख को है, तो मैंने सोचा कि इसको स्किप नहीं करते हैं। बिहार राज्य विशेष की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, है ना, और बेसिकली इसमें बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट दिया है। तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, उस पर करीब 20-25 प्रश्न मैंने बनाए हैं, तो आप उनको आराम से देखिए, करिए और समझिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी कक्षा की। बिहार राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और समस्त प्रकार की जो घटनाएं हैं वो इसके अंतर्गत हम देखेंगे। बिहार के मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय जो हुए हैं उनसे पेपर में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको देखते समझते हैं। चलिए, 10 सितंबर को बिहार मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना हाल ही में चर्चा में रही, जो किस राज्य की है, तो बिहार की। ठीक है। साथ ही पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटकों को सुविधा हेतु पीपीपी मोड पर पटना में 3 5 सितारा होटल, यानी पटना में 3 5 स्टार होटल बनेंगे। निर्माण एवं संचालन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। पर्यटन विभाग के तहत ही बिहार पर्यटन ब्रांडिंग और मार्केटिंग नीति, अब आपसे पूछ लेगा सन, यहां कंफ्यूज करेगा, 2024 को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 21 अगस्त को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के तहत पटना को विभाजित कर 4 अंचलों, है ना, मतलब 4 अंचलों, जो सब उसकी कैटेगरी होती है डिस्ट्रिक्ट की, उसमें कौन सा, पटना सदर, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी और दीदारगंज अंचल। अभी आपसे पूछ सकता है एज इट इज कौन कौन से हैं, तो पटना सदर, 2 तो पटना है, पटना सदर और पटना सिटी, एक है पाटलिपुत्र और एक है दीदारगंज। ठीक है, इनको भी ध्यान रखोगे। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार की महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की उम्र वाली बालिकाओं को ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस का टीका लगाए जाने हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, टीका किसका लग रहा है, पॉपिलोमा वायरस का। ठीक है, पेपिलोमा वायरस को भी, इसको का टीका लगाने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई। और ये क्या है, सर्वाइकल कैंसर है। कितनी उम्र की महिलाओं को लगाया जाएगा पेपिलोमा टीका, 9 से 14 वर्ष की महिलाओं को। सवाल देख लीजिए, इस पे क्या बनेगा, निम्न में से कौन सा सही है। हाल ही में बिहार मंत्रिपरिषद द्वारा ग्रामीण, ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता हेतु कि उनमें कनेक्टिविटी बनी रहे, निर्बाध संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। बिल्कुल ठीक है। बिहार मंत्रिपरिषद द्वारा पटना को विभाजित कर 2 अंचलों, नहीं 4 अंचलों में, पटना सदर, है ना, पाटलिपुत्र, दीदारगंज और पटना सिटी, 4 बनाए गए हैं, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। बिहार में महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचने हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को स्वीकृति भी प्रदान की गई है। 9 से 14 वर्ष की महिलाओं को यह टीका लगाया जाएगा। तीसरा भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पेपर में, अगर जैसा कि बीपीएससी ने कहा है कि हम इस बार कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, मतलब हम इस बार क्या करेंगे, हम इस बार थोड़ा लेवल अप करेंगे, तो ऐसे मल्टी स्टेटमेंट सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पबला टोली बिहार में आईआईटीएंस का गांव, यह सवाल पूछा जा सकता है। बिहार का पबला टोली गांव जो है उसको आईआईटी फैक्ट्री का दर्जा प्रदान कर दिया है ऑफिशियली, है ना, आईआईटी फैक्ट्री। पबला टोली किसकी टोली है, आईआईटीएंस की टोली है, इसे ध्यान रखोगे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष इस गांव से लगभग 1 दर्जन बच्चे आईआईटी में जाते हैं। मतलब क्या, आईआईटी की फैक्ट्री है, मम्मी पापा आईआईटी की गोली खा लेते हैं। चलो खैर, यह गांव बिहार के गया जिले में है, तो पूछ सकता है हाल ही में आईआईटीएंस की फैक्ट्री को घोषित किया गया पबला टोली गांव निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो आप कहोगे गया।
कहां गया? बेटा तो आईआईटी करने गया, लाली तो आईआईटी करने चली गई, मतलब गई तो मतलब गया, ऐसे ध्यान रख लोगे। चलिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का निधन कौन निकल लिए? तो मई 2024 में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी साहब, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, 72 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। तो सुशील कुमार मोदी आपसे कह देगा कि मुख्यमंत्री थे, तुम कहोगे हाँ चाचा चर्चा में तो थे, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नहीं, उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, सवाल क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बिहार में पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री का दर्जा प्रदान किया गया। डिस्ट्रिक्ट क्या है? गया। बोले क्यों? बोले अब तो गया आईआईटी करने, अब नहीं रुकेगा। प्रत्येक वर्ष इस गांव से लगभग 1 दर्जन बच्चे आईआईटी में जाते हैं। बिल्कुल सही है। कौन सही नहीं है? ना तो एक ना दो। क्यों? क्योंकि दोनों सही हैं। ठीक, चलिए, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, इसमें क्या है? इसमें कोई भी परीक्षा में नकलची बंदर पाया जाएगा तो उसको मस्त कलंदर बना दिया जाएगा, मतलब जेल में ठुसाई हो जाएगी। क्या होगा? कितने पैसे का जुर्माना है? यूपी ने भी पास किया है, बिहार ने भी पास किया है। जुर्माने याद रखना, सजा याद रखना, क्योंकि पेपर में पूछेगा। उसको पता है कि तुम्हारे ही पेपर में शैतान बैठते हैं तो वो तुमसे पूछ सकता है, इसलिए इनको ध्यान रखोगे। बिहार विधानसभा द्वारा पारित 24 जुलाई को, डेट भी ध्यान रखना। कदाचार में शामिल होने वाले लोगों के लिए 3 से 5 वर्ष की कैद। कै साल की कैद? 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना। ठीक, चलिए, यदि कोई सेवा प्रदाता चाहे वह सरकारी संस्था का हो या निजी एजेंसी का, कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। मतलब जो एजेंसी पेपर प्रोवाइड करा रही है उसका आदमी अगर जाएगा तो 1 करोड़ का जुर्माना और 4 वर्ष तक की उसकी सेवाएं समाप्त करने का प्रावधान है। यहां लिखते हमेशा के लिए सेवाएं समाप्त करने का प्रावधान है। खैर, जो भी है अच्छा है। तो साधारणतया स्थिति में 3 से 5 वर्ष की जेल, 10 लाख का जुर्माना। सेवा प्रदाता कंपनी का कोई आदमी पाया जाता है तो 4 साल तक उसकी सेवा समाप्त, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। सवाल देखिए कौन सा सही है? इस विधेयक में कदाचार में शामिल लोगों के लिए 10 वर्ष की कैद थोड़ी है सर, 3 से, यही सवाल पूछेगा सेम टू सेम, और 10 लाख का जुर्माना है। 3 से 5 साल की कैद, 10 लाख का जुर्माना। तो क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। यदि कोई सेवा प्रदाता एजेंसी कदाचार में लिप्त पाई जाती है तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा सेवा प्रदाता एजेंसी पर, और 4 वर्ष तक उसकी सेवाएं भी समाप्त कर दी जाएंगी। यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे मान लो कि यह सवाल पेपर में रखा मिल सकता है तुम्हें, है ना, कि मास्टर साहब ने कराया था, पेपर में मिल गया, आ गया स्वाद, है ना। चलो आगे चलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, डिकोड एग्जाम यूपी पीसीएस परीक्षा को केंद्र में रखते हुए एक बेहतरीन सा कोर्स लॉन्च कर रहा है, जिस कोर्स को हमने नाम दिया है ऑल इन वन कोर्स। क्यों? इस कोर्स की विशेषताओं के दृष्टिगत यहां आपको पहले से ही प्री शेड्यूल आधारित, मतलब लोगों को यही नहीं पता होता है ऑनलाइन कोर्स में हमारा कौन सा चीज कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। यहां आपको पहले ही बता दिया गया है किस विषय की कितनी कक्षाएं होंगी, कौन कौन मास्टर पढ़ाएंगे, और सारे अध्यापक वही हैं जिनको आपने YouTube पर देखा है। आपको वो पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कराएंगे, मेंस के प्रश्न साथ में देंगे, नोट्स, जो कुछ भी हो सकता है वो हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता इस कोर्स की ये है कि हमारे संस्थान के कोर्स के कोई भी विद्यार्थी अगर इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो उनको पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप अधिक जानकारी चाहते हो तो डिकोड एग्जाम के ये ऑफिशियल नंबर है, इन पर भी कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन पर रोक, यह सवाल भी पूछा जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्यों में सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन के लिए एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब एक तो अति पिछड़ा है यहां और एक अन्य पिछड़ा है, ठीक है, आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिस पर बिहार सरकार, जिस पर नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी किसने? पटना हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि इंदिरा साहनी केस कहता है कि किसी भी स्थिति में आरक्षण की सीमा 50% को नहीं लांघ सकती है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। इन्होंने वोटिंग सिस्टम के चक्कर में 65% कर दिया, जिसको की कोर्ट ने नकार दिया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सीमा को 50 से बढ़ाकर 65% करने पर राज्य सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है? दैट इज बिहार। ठीक,
चलिए अब देख लेते हैं बिहार बजट, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं बिहार बजट से रिलेटेड। एक बार में पूरा बजट देखेंगे, उसके 8 से 10 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। 13 फरवरी 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा कुल कितना बजट, तो आप संख्यात्मक रूप से याद रखोगे 278,725.72 करोड़, मतलब लगभग 3 लाख करोड़, मोटा मोटा दिमाग में रखना 2,78,725.72 करोड़, ठीक है। 278,725 का कुल बजट अनुमान प्रस्तुत किया। प्रस्तुत बजट के अनुसार आर्थिक वृद्धि के मामले में बिहार 22-23 के दौरान पूरे देश में अग्रणी रहा। फैक्ट याद रखोगे, ठीक है। चलिए, जहां बिहार की आर्थिक वृद्धि कितनी है 10.64% पूछा जा सकता है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि दर कितनी रही 7.24% रही। बिहार मोर देन 10% की दर से जीडीपी बढ़ी। इसी अवधि के संदर्भ में असम दूसरे नंबर पर और नई दिल्ली तीसरे नंबर पर है। ये फैक्ट्स याद रखना, ये फैक्ट्स अलग से भी पूछे जा सकते हैं। आर्थिक वृद्धि में नंबर 1 कौन, बिहार, नंबर 2 कौन, असम, नंबर 3 कौन, दिल्ली। चलिए, राज्य का आर्थिक वृद्धि दर सकल दर राष्ट्रीय औसत के आर्थिक वृद्धि दर से 3.4% अलग है, वही इन दोनों में तुलना कर दी। स्थिर मूल्य आधार वर्ष, तो स्थिर मूल्य का आधार वर्ष कौन सा लेते हैं 2011-12, अब 2022-23 होने जा रहा है आधार वर्ष, ठीक है, इसको भी ध्यान रखोगे। पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार इसके आकार का इतने करोड़ से इतना गुना बढ़कर लगभग 4.4 लाख करोड़ हो गया टोटल। वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद आकार में 2.7 गुना वृद्धि हुई है ना, 2 वर्तमान मूल्य पे, और चालू मूल्य पे कितनी हुई है, चालू मूल्य पे हुई है 1.7 गुना बढ़कर, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद इतने करोड़ रुपए की तुलना में इतने करोड़ रुपए लगभग अनुमानित है अगले साल के लिए। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान इतने करोड़ रुपए पिछले साल से 16,840 करोड़ रुपया ज्यादा है। मतलब इस साल का बजट अनुमान 278,725 है, पिछले साल का 261,885 था, तो 18 ये याद रखोगे 16,840 जो है ज्यादा है, 16,840 करोड़ रुपया ज्यादा है इस वर्ष का अनुमान। और कितना है 278,725 करोड़, ठीक है। वित्तीय वर्ष 24-25 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,000 करोड़ है, जो इसकी तुलना में इतने ज्यादा है, कोई बात नहीं। वार्षिक स्कीम कुल बजट के अनुमान का इतने करोड़ रुपए है। बजट के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का आकार वर्ष 2012-13 के इतने करोड़ रुपए का लगभग 4 गुना। तो औद्योगिक क्षेत्र में हमने बजट बढ़ाया है, बिहार ने सोचो 9700 करोड़ से 37,000 करोड़ कर दिया, 4 गुना बजट कर दिया उद्योगों के लिए। इसी अवधि में परिवहन संचार का बजट भी दुगुना हो गया है, तो परिवहन संचार का दुगुना हो गया, उद्योगों का चौगुना हो गया, दिमाग में रखोगे मोटा मोटा। पशुपालन के क्षेत्र में भी बजट लगभग दुगना से ज्यादा हो गया, 12,000 करोड़ से 28,621 करोड़ हो गया, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद मत्स्य पालन में भी बजट बढ़कर लगभग दूना हो गया। तो आप देखो किस किस में क्या क्या हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र में चौगुना हो गया, परिवहन क्षेत्र में डबल से ज्यादा हो गया, पशुपालन में डबल हो गया, और आपके मत्स्य पालन में भी डबल हो गया, ठीक है। चलिए, साथ ही भंडारण में 4 गुने की वृद्धि की है। जो भंडारण में सरकार रुपया खर्च करती है ना, किसके भंडारण में, सर कपड़ों लत्तों के नहीं भाई, फसलों के भंडारण इत्यादि इत्यादि का भी बजट काफी बढ़ गया है। तो ये जहां बजट बड़ा है उसका डिटेल है, थोड़ा दिमाग में रखना। एसआरएस के आंकड़ों के अनुसार जहां वर्ष 15-17 से 18-20 के मध्य मात्र मृत्यु दर में 47 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह 25 थी। मतलब मात्र मृत्यु दर में भी अब बड़े लेवल की गिरावट दर्ज की है। इसका मतलब क्या है, स्वास्थ्य योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन अच्छा हो रहा है, बच्चों का ख्याल अच्छे से रखा जा रहा है, नवजात बच्चे प्लस उनकी माताओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं, ये सब इस बात के इंडिकेटर हैं। बिहार में संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है, मतलब संस्थागत प्रसव मतलब अस्पताल के माध्यम से बच्चा पैदा होना, संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है इतने % की, ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इतने हैं। मतलब बिहार बताया है कहां कहां आगे है, ठीक
ठीक है, अभी तो काफी है, इसको देख ले। चलिए फिर उसके बाद बिहार में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 के मध्य उच्च माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट जो है कम हुए हैं। ड्रॉप आउट मतलब कि उच्च माध्यमिक स्तर पर आकर बच्चे पढ़ना छोड़ दें, दैट इज ड्रॉप आउट, तो वो भी कम हुए हैं। 7 निश्चय के हर घर नल का जल योजना का सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल के जल का आच्छादन 2015 के मात्र 2% से बढ़कर अब लगभग 100% हो गया है। देखो कितना बेहतरीन चीज है कि 2015 में जहां 2% हर घर जल था वो अब 100% हो गया है। उल्लेखनीय अभूतपूर्व वृद्धि इसमें है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश में सर्वोपरि 5 जिलों में बिहार के 4 जिले हैं, समस्तीपुर, शेखापुर, सुपौल, बांका। इनको भी ध्यान रखोगे इस फैक्ट को। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों के फलस्वरूप 15-16 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने % से घटकर 19-21 में 33% रह गया है। कौन? नीति आयोग निकाल रहा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है। गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। सबसे ज्यादा गरीब किसने हटाए या कम किए? दैट इज बिहार, ठीक है। चलो, और ये रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक अलग से भी पूछा जा सकता है, नीति आयोग। इस अवधि में जहां बिहार में गरीबी दर में 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पूरे देश में 9.89% की गिरावट दर्ज की गई। इसका मतलब लगभग दुगने स्पीड से बिहार में गरीब घटे हैं। इस अवधि में राज्य के 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले गए। बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करने और उद्यमियों को बिहार में निवेश हेतु, अब आप देख रहे थे उद्योगों का बजट ही 4 गुना कर दिया। मतलब क्या है? उद्योगों को, औद्योगिक घरानों को, उद्योगपतियों को हम आकर्षित कर रहे हैं बिहार की तरफ। बिहार से बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए, इसमें 50,530 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। मतलब इतने करोड़ बिहार में निवेश आएगा। राज्य में देखो, कोई भी बड़े औद्योगिक निवेश जब आते हैं बिहार में या कहीं भी किसी भी राज्य में आएंगे तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजी अपडेशन लाएंगे, अपने साथ अवसंरचनात्मक विकास लाएंगे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लाएंगे, अपने साथ रोजगार लेके आएंगे। ये सब चीजें वो अपने साथ लाते हैं। चलिए, राज्य में पर्यटन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार पर्यटन नीति लागू की गई, ठीक है। चलिए, और पर्यटन के उद्देश्य से ही हमने क्या किया? पटना में 3-5 सितारा होटल खोल रहे हैं। पटना को 4 जिलों में विभाजित कर दिया। बजट का आकार 278,725.72 करोड़ था, है ना। पटना के कौन कौन से 4 जिलों में विभाजित किया? 4 अंचलों में, माफ कीजिए। तो पटना सिटी, है ना, पटना एक पटना उत्तरी करके था, एक पाटलिपुत्र था और एक दीदारगंज था, ठीक है। दीदार समझते हो ना, वही वाला दीदारगंज। चलो, इस नहीं समझते हो? दीदार मतलब किसी के दर्शन हो जाना, है ना। चलो, इस नीति के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 30% की सब्सिडी मिलेगी बिहार पर्यटन नीति में। 50 करोड़ रुपए उससे अधिक के निवेश पर 25% की सब्सिडी मिलेगी, है ना। चलो, तो ये भी ध्यान रखोगे। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रोत्साहन जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, रूपांतरण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क 5 वर्षों तक 100% की छूट प्रदान की जाएगी, है ना। मतलब कोई आदमी बढ़िया पर्यटन के विकास के लिए कोई जमीन खरीद रहा है तो उसको स्टाम्प फ्री, मतलब रजिस्ट्री फ्री जैसा कार्यक्रम है। इस प्रकार की ड्यूटियां फ्री होंगी। राज्य सरकार द्वारा एसजीएसटी प्रतिपूर्ति मद में 5 वर्षों तक 80% जीएसटी भी, एसजीएसटी 2 जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी है, एक स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। आपने देखा होगा, अक्सर बिलों को ध्यान से पढ़ा करिए, है ना, उनमें आपको जीएसटी के 2 कैटेगराइजेशन मिलेंगे। चलिए, जहां राज्य में वर्ष 2015-16 में नवीकरणीय स्रोत से 13% विद्युत उत्पादन होता था और 24-25 में 35% करने का लक्ष्य है। फैक्ट ध्यान रखोगे। राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ और समावेशी बनाने हेतु वर्ष 2024-25 के कुल बजट का लगभग 63.46% राशि विकास मूलक मदों और सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु 61% राशि अनुमानित है। मतलब मोर देन 60% हम समाज के उत्थान के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से।
राज्य सरकार 2024-25 में शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय करेगी। सवाल एज इट इज पूछा जा सकता है, कितना? 52,000 करोड़। कैन यू इमेजिन? 2,78,725 करोड़ में से 52,639 करोड़ गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च कर रही है, लगभग 1/5वां या 1/6वां हिस्सा। स्वास्थ्य विभाग के लिए दूसरे नंबर पे है, ग्रामीण विकास के लिए तीसरे नंबर पे है, ऊर्जा विभाग, समाज कल्याण विभाग। तो ये फैक्ट याद रखोगे, सबसे ज्यादा बजट में प्रावधान कितना है? 52,639 किसके लिए है? वो है आपके एजुकेशन के लिए। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में विभिन्न विभागों को कुल 5,040 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है ना। 2025 आत्मनिर्भर बिहार है ना, 20 से 25 में सुशासन के कार्यक्रम और 7 निश्चय इसमें किए गए हैं कि हम ये करेंगे। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय 2,25,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष इसकी तुलना में इतने रुपए ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में राजस्व और पूंजीगत व्यय कम सा बड़े हैं। देखो, राजस्व व्यय होता है ऐसा व्यय जो लौट के कुछ रिटर्न ना दे या जो दिखे ना, है ना। मान लो तुम्हारे गाल पे झापड़ मार दिया, अब वो छपा नहीं तो वो राजस्व व्यय है, छप गया तो वो पूंजीगत व्यय है। ऐसे नहीं, ऐसे समझो सरकार सड़क बना रही है, पुल बना रही है, तो वो सब पूंजीगत व्यय है। मतलब उससे कुछ चीज जनरेट हो रही है और सरकार तुम्हें फ्री में कुछ दे रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब क्या है? ये सब राजस्व व्यय है। ठीक है, चलिए वित्तीय वर्ष 24-25 में विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय का अनुमान क्रमशः 1,76,000 करोड़ रुपए एवं 1,01,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कुल अनुमानित व्यय इतने करोड़ रुपए का क्रमशः इतने % और इतने % है। कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में योजना व्यय 35.88% तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय इतना है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखोगे। तो इसके बाद क्या है? वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है और अनुमान जो है कितना है। तो ये सब डेटा आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि राजस्व प्राप्तियां, बजट अनुमान, ये सब मेन डेटा याद रखो बजट से रिलेटेड। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 54,300 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष इसके अनुमान से इतने रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में इतना। तो कर राजस्व क्या है? मोटा मोटा आपको यह आइडिया होना चाहिए कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं और गैर राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। ये सब मैंने आपको जब बजट का मुख्य सेशन इकोनॉमिक्स वाले सेशन में कराया है आई दृष्टि की, तो वहां आपको अच्छे से कराया है। चलिए, वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य को केंद्र से यानी केंद्रीय करों के हिस्सों के रूप में इतने 1,000 करोड़ रुपए, इतने लाख करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। यह ध्यान रख सकते हो। क्यों? यह महत्वपूर्ण डेटा है। तो केंद्रीय कर से कितना हिस्सा मिल रहा है, तो कितना? 1,13,000 करोड़ मोटा मोटा ध्यान रख लोगे, जो वित्तीय वर्ष 22-23 के बजट अनुमान की तुलना में ज्यादा है ना। वित्तीय वर्ष 24-25 मैक्सिमम चीजें बढ़ के ही होती हैं, कुछ अगर घटी हुई होगी तो इसको स्पेशली याद रखना है। तो ये चीज होती है ध्यान रखने लायक। कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां, ऋण की वसूली एवं ऋण की वापसी को घटाने के उपरांत जो राशियां बचती हैं उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। परिभाषा दे दी राजकोषीय घाटे की। ठीक है, वित्तीय सब मैं समझा चुका हूं इकोनॉमी वाले सेक्शन में। वित्तीय वर्ष 24-25 में तो यहां फालतू क्यों बार बार वही सब दोबारा बता के टाइम खराब करना है आपका, है ना। चलिए, 29,000 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का इतने % है। वित्तीय वर्ष 24-25 में लोक ऋण का शेष इतने करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद इतने करोड़ का इतने % है। कोई ऐसा विशेष डेटा नहीं है। वर्ष इतने के अंत में अपने दायित्वों के साथ लोक ऋण का शेष इतने करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का। तो ऋण अगर आपसे पूछे कितना है, तो ये ध्यान रखोगे कि वित्तीय वर्ष में इतने इतने % और लोक दायित्वों के निर्माण के उपरांत इतना। वर्ष 24-25 के बजट में राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। याद रखोगे, राजकोषीय नीति और मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, 2 प्रकार की नीतियां होती हैं। राजकोषीय नीति मुख्यतः सरकार द्वारा बनाई जाती है, जबकि मौद्रिक नीति भारत का रिजर्व बैंक क्रिएट करता है। चलिए, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू अनुपात 3%
3% की सीमा पर करना, राजस्व घाटा समाप्त करना, है ना, जो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी लक्ष्य तो रख ही सकते हैं। सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक मद में प्राथमिकता देना, मतलब सरकार सार्वजनिक व्यय कर रही है तो यही नहीं सिर्फ सब्सिडी दे दे, वो हर घर बिजली योजना लगवाए, है ना, प्रधानमंत्री हर घर सौर बिजली योजना, मतलब पैसा तो दिया लेकिन अवसंरचना भी क्रिएट हुई। ठीक है, विकासात्मक मद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल बकाया ऋण को धीरे धीरे कम करा जाए। राजकोषीय घाटा वर्ष 22-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5.97% रहा था, जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण अधिसीमा से 3.5% ज्यादा है। ये कह रहे हैं, मतलब राजकोषीय घाटे की जो बात है वो टोटल कितना रहा है, तो वो रहा है आपका सकल घरेलू उत्पाद का 5.97%। बिहार में ब्याज भुगतान वर्ष 22-23 में राजस्व प्राप्ति इतना और ये अनुमानित है, राजस्व संग्रह इतना अनुमानित है। संग्रह के रूप में देखो तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, है ना। राज्य सरकार ने समाज के हर तबके खासकर गरीबों से वंचित वर्गों के लिए 24-25 में कुल इतने % बजट का आर्थिक सामाजिक न्याय को कर्णांकित किया है, मतलब आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए कुल बजट का 38.89% हिस्सा किसके लिए है, तो वो आपका है क्या कहते हैं, गरीबों और वंचितों के लिए। ठीक है, तो ये अलग से पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। साथ ही अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए, है ना, इकोनॉमी का मजबूती जो है की जा रही है, आर्थिक सेवाओं में इतने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जो तो अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कितना बजट है, 22.68%। ठीक है, चलिए बिहार के 24-25 में राज्य सरकार द्वारा प्रमुख प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। 8 हैं क्या, नियुक्ति और रोजगार, आप देख ही रहे हो, बीपीएससी प्रीलिम्स के समय से ही 2000 प्लस वैकेंसी है ना, तो इस प्रकार की और भी तमाम नियुक्तियां। महिला सशक्तिकरण की बात है, विभिन्न वर्गों के कल्याण की बात है, स्वास्थ्य प्रक्षेप है, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण, ये सब जो है इसका मेन एम है। अब बजट पे आधारित 8-10 सवाल जो हो सकते हैं उनको हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए कौन सा सही नहीं है। बिहार 24-25 के बजट के अनुसार आर्थिक वृद्धि के मामले में बिहार पूरे देश में अग्रणी रहा, बिल्कुल सही फैक्ट है, हम देख के आए थे। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की आर्थिक वृद्धि दर के बराबर नहीं रही, ज्यादा रही, इसकी 10% रही थी, है ना, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा फैक्ट। वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2.7 गुना की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही फैक्ट है। कौन सा सही नहीं है, केवल बी, दूसरा सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है। चलिए अगला है कौन सा सही है ना, देखो एसआरएस के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 15 से 17 एवं 18 से 20 के मध्य मात्र मृत्यु दर में 47 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, बिल्कुल सही बात है, यही हमने अभी देखा था। ठीक है, बिहार में संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है और 56% अंक की वृद्धि दर्ज की गई है। दोनों फैक्ट हमने देखे थे, दोनों सही है ना, तो इस प्रकार के जो फैक्ट्स होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से आपके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूं, दोबारा रिवाइज करा देता हूं। अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश में सर्वोपरि 5 जिले में बिहार के 2 जिले ये वाले हैं क्या, बिहार के 2 जिले हैं क्या, गलत बात है, पहला स्टेटमेंट गलत है ना। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट नीति आयोग जारी कर रहा था, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी 51 से घटकर 33% हो गई है, बिल्कुल सही है। भारत में गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार सर्वोपरि है, यह भी सही है। ये फैक्ट ध्यान रखना, एज इट इज भी पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। बिहार बजट 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है, हमसे पूछ रहा है कौन से सही नहीं है, अभी देख लेते हैं। राज्य में वर्ष 24-25 तक नवीकरणीय विद्युत उत्पादन का 35% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल सही बात है। वर्ष 24-25 में कुल बजट का लगभग 63.46 राशि विकास मूलक मदों में तथा सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु 60.51% वो जो है की गई है। ठीक है, राज्य सरकार वर्ष 24-25 में ग्रामीण विकास पर सर्वाधिक व्यय करेगी, नहीं, जो वो है सामाजिक रूप से गरीब लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा खर्च करेगी, तो ये तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। वर्ष 22-23 में बिहार का राजकोषीय घाटा कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5.97 रहा, है ना, 5.97 थोड़ी था, अभी हमने देखा था ज्यादा था।
बिहार का ब्याज भुगतान 22-23 में राजस्व प्राप्ति का 8.79% था, ये भी गलत है। कौन सा सही, मतलब माफ कीजिए ये सही है। एक मिनट मैं दोनों गलत लगा गया हूं, उल्टा लगा गया हूं। क्या है कि 5.9% था, 5.97 बिल्कुल ठीक है, 6% था। और ब्याज भुगतान जो है वो कितना था, कितने ब्याज भुगतान करना है, 8.79%। दोनों सही है। हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना दो, मतलब दोनों सही है। चलिए, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, डिकोड एग्जाम की तरफ से पीसीएस और आरओ परीक्षा के लिए बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, जिसमें 4000 क्वेश्चंस कुल सेक्शनल टेस्ट के हैं, 3000 क्वेश्चन में आरओ के टेस्ट हैं और 3000 क्वेश्चंस में बचे हुए आपके जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए टेस्ट है। तो बहुत बढ़िया सी टेस्ट सीरीज है, आप लोग चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बिहार आर्थिक समीक्षा 22-23। अब बिहार के आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड जो भी वो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख समझ लेते हैं। चलिए, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा पिछले वर्ष की होती है, 23-24 की होगी। बजट 24-25 का प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। के अनुसार वर्ष 22-23 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीडीएसपी इतने परसेंट 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है, हो जाने का अनुमान है। जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 10.6% की दर से बढ़ा है। ये हमने पहले भी देखा था। देश की वृद्धि कितनी, 7, बिहार की कितनी, 10.5, मोटा मोटा ध्यान रखोगे। राज्य में वर्ष 22-23 में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर इतने 4.7% रहने का अनुमान है। कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। राज्य में मौद्रिक नीति प्रति व्यक्ति आय की गणना के आय गत वर्ष से इतने परसेंट बढ़कर इतने रुपए होने का अनुमान है। तो आप ध्यान रखोगे कि पिछले साल से 13% मौद्रिक नीति यानी आरबीआई मौद्रिक नीति पॉलिसी के अनुसार इतनी बढ़ गई है। माफ कीजिए, मौद्रिक नीति नहीं है, हे भगवान, मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, मतलब मुद्रा में माप कर रहे हैं उसकी, इतना होने का अनुमान है, लगभग 60,000। मूल्य वृद्धि को समायोजित करने के बाद वर्ष 22-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 9% वृद्धि के साथ इतने रुपए है। मतलब इसमें क्या है, ये एग्जैक्ट है इस समय के आधार पर, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ी है, तो महंगाई को समायोजित करते हुए 9% व्यक्तियों की आय बढ़ी है टोटल आय की, ठीक है। चलिए, 22-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार 22-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना है, 60%, यानी सर्विस सेक्टर 60% है, जबकि द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र 20-20% है। एज इट इज पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। 22-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्य वर्धन में क्रमशः 6.7%, 6.8% और 13% वृद्धि होने का अनुमान है। तो याद रखना भाई, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितनी है, 6.7, द्वितीयक में 6.8 और तृतीयक में 13%, जबकि टोटल जीडीएसपी में 60% हिस्सा टर्शरी सेक्टर का, 20-20 प्राइमरी और सेकेंडरी का। बिहार और संपूर्ण भारत दोनों में प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तथा सकल मूल्य वर्धन में सबसे कम हिस्सा रहा। सिंपल बात है कि भाई रोजगार में सबसे ज्यादा काउंटिंग करोगे तो वो प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं वो हैं, लेकिन जीडीपी में उनका हिस्सा कम है। इसका मतलब क्या हो गया, वहां प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक है। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य में सबसे बड़ा रोजगार दाता है, ध्यान रखोगे। बिहार 21-22 में सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा इतने परसेंट रहा, जबकि कुल इतने परसेंट लगा, जबकि संपूर्ण, देखो मतलब ये है कि जीडीपी में राज्य की जीडीएसपी बोलते हैं उसको, तो 20.7% हिस्सा तो किसका है, कमाई में हिस्सा दे रहे हैं 20.7, लेकिन रोजगार में कितने लोग लगे हुए हैं, उसमें से 50% लोग, मतलब 50 आदमी काम करके 20 रुपया ला रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये याद रखोगे 47.8, जबकि पूरे भारत में 45.8 लोग प्राथमिक क्षेत्र में है, ठीक है। इसी प्रकार से तृतीयक क्षेत्र जो है वो इतने परसेंट तो जीडीपी में योगदान कर रहा है राज्य की, लेकिन इतने प्रतिशत लोग रोजगार के हैं। तो मोटा मोटा आइडिया याद रखोगे, वहां 20% जो है जीडीपी में हिस्सा है, जबकि 47.8% लोग लगे हुए हैं, और यहां 58% जीडीपी का हिस्सा है, जबकि 26.3% लोग लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए, वर्ष 21-22 में द्वितीय क्षेत्र में जीवीए, तो द्वितीय क्षेत्र में दे दिया कि संपूर्ण भारत में इतना, बिहार में इतने परसेंट है,
है ना। चलिए, वर्ष 22-23 में राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय इतना और पूंजीगत व्यय इतने % था, है ना। राजस्व व्यय मतलब जो सरकार ऐसी चीजों पे खर्च करती है जिसका कोई मूल्यात्मक रूप से वृद्धि नहीं होती, जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना, पूंजीगत जिसका मूल्य कुछ ना हो, और पूंजीगत व्यय वो जो कुछ जनरेट कर रहा हो। चलिए, 22-23 में राज्य सरकार पूंजीगत व्यय में इतने % कम रहा, कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक सेवाओं में खर्च हुआ राजस्व व्यय का, ठीक है। चलिए, 2022-23 में राज्य सरकार ने आर्थिक सेवाओं पर इतने करोड़ रुपए और इतने करोड़ रुपए खर्च किए, कोई बात नहीं। ये पिछले वर्ष से तुलना दिखाते हैं कि हम इस बार हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। राजस्व लेखों की प्राप्ति में दो मुख्य टैक्स कौन कौन से हैं? टैक्स तथा सहायता अनुदान है, मतलब दो मुख्य घटक जो है टैक्स और सहायता अनुदान है, जिनका वर्ष इतने में हिस्सा इतने और इतने % है। मतलब टैक्स से जो सरकार को प्राप्त हुआ है और सेंट्रल से मान लो कुछ सहायता मिली है तो वो सब है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका राज्य में अपने राजस्व स्रोतों में प्राप्ति इतने हैं, इसमें से इतने करोड़ रुपए राजस्व और कर 73 था, कोई बात नहीं। राज्य सरकार द्वारा वेतन और पेंशन में कुल व्यय 9.9% से बढ़कर इतने करोड़ रुपया हो गया, है ना। तो मतलब 9% उसमें व्यय में 47 करोड़ रुपया, लगभग 47,000 करोड़ रुपया पेंशन और उसमें दे रहे हैं, ठीक है। गंगा के मैदान के भाग में उर्वरक मिट्टी से युक्त समुद्र तट रहित राज्य बिहार फसलों की खेती, अब देखो यहां से सवाल बनने शुरू होते हैं, है ना। फसलों की खेती के लिए सुसज्जित है या प्रमुख है। 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र में इतने लाख हेक्टेयर में फसल रहा, कितने में? 50 लाख हेक्टेयर जमीन पे खेती हुई, ठीक है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 54% है। तथा फसल सघनता कितनी है ये भी पूछा जा सकता है सवाल अलग से, 1.45%, है ना, 1.45 गुनी। आवधिक श्रम बल, इसके अनुसार बिहार में श्रम बल सहभागिता दर कुल आबादी का इतने, मतलब श्रम बल में भागीदार कितनी आबादी है? 50.9%। वहीं श्रमिकों का जनसंख्या का अनुपात कितना है? इतना है। आपूर्ति के घंटे और गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्धता बढ़ जाने से ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत एक दशक में बढ़ गई है, ऑब्वियस से बढ़ेगी, है ना। कितने? प्रति 329 किलोवाट प्रति घंटा हो गई है ना। चलो, बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में काफी वृद्धि दर्ज की गई है, बदलाव हुआ है। 10 से 14 में 68 साल का जहां आदमी होता था, वहीं अब 16 से 20 में 69.5 जो है जीवन प्रत्याशा हो गई है। तो ये फैक्ट्स महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, ये क्या दिया है? ये समृद्ध और गरीब जिले दिए हैं, तो इसकी कोई बात नहीं है, है ना। ये विभिन्न मानकों के आधार पर है, ठीक है। चलिए, स्थिर मूल्य पर राज्य में जिलावार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के अनुदान से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में काफी अंतर है। इसके अनुसार यह है शिवहर में इतने और पटना में इतना, तो पटना में जो है सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, सबसे कम शिवहर में है, तो ये ध्यान रखोगे। राज्य के 6 जिले पटना, रोहतास, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, और बेगूसराय चर्चा में भी था, क्यों? क्योंकि वहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे खराब शहर घोषित हुआ था। मुंगेर, भागलपुर में प्रति व्यक्ति आय 21-22 में राज्य के औसत से अधिक है, ठीक है। इसी प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों में प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत के मामले में भी राज्य में काफी अंतर है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो ये 6 जिले हैं जो राज्य की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है, इन जिलों की औसत प्रति व्यक्ति आय उनसे ज्यादा है। पेट्रोल प्रति 1000 इतनी खपत से इतने मीट्रिक टन बढ़ गया, कोई नहीं पूछ रहा। 22-23 में रसोई गैस की भी सर्वाधिक 23.9 मीट्रिक टन खपत पटना में थी, तो सबसे ज्यादा जो है पटना में है और सबसे कम जो है अररिया में है। चलिए, मतलब ये एलपीजी ज्यादा खर्च हो रही है, डेटा क्यों इकट्ठे कर रही सरकार? का खोपड़ा घूमा हुआ है? नहीं। क्यों? इससे प्रूव होता है कि कहां अभी भी, क्योंकि रोटी तो सब खा रहे हैं ना यार, कहां लकड़ी कंडों का यूज अभी भी हो रहा है, कहां जो है पारंपरिक रूप से अभी भी खाना बन रहा है, कहां जो है लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें इसके द्वारा देखी समझी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उक्त सारे पैटर्न दर्शाते हैं कि राज्य में उक्त सारे सूचकों के लिहाज से पटना राज्य का सबसे समृद्ध जिला है। तो आपसे पूछ ले आर्थिक समीक्षा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे समृद्ध जिला है? तो कौन कहोगे? पटना। फैक्ट याद रखना, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में हाल ही के वर्षों में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा अनुमानित आंकड़ों का उपयोग किया गया है ना। क्या उपयोग किया गया है? इन अनुमानों के अनुसार देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा जनगणना इसके अनुसार इतने % से बढ़कर 23 में
9.4% हो गया है ना। तो ये जो है उसका राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने जो जनगणना का डेटा देते हैं उसके आधार पे जो है ये कहा है कि 2023 में जनसंख्या का परसेंटेज बढ़ के कितना हो गया 9.4, जबकि 2011 के हिसाब से 8.6% था पूरे भारतवर्ष में। जनसंख्या घनत्व भी 2011 में 1106 है और इसके हिसाब से 2023 में अनुमानित कितना है 1388। समझ रहे हो जनसंख्या घनत्व कितना ज्यादा हो गया है ना। चलो पूरे भारतवर्ष में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है, जबकि भारतवर्ष का 382 है। राज्य में लिंगानुपात 953 प्रति महिला प्रति 1000 पुरुष होने का अनुमान है, जबकि 2011 में ये 918 था। ये अच्छी बात है कि जो है जनसंख्या जो है महिला पुरुष अनुपात बड़ा है। चलिए ये दिया है कि प्रति व्यक्ति जो है वो राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, ये डेटा आपसे नहीं पूछे जाते हैं। फसल देख लीजिए, फसल से सवाल पूछा जा सकता है। बिहार की परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं 13 तारीख को। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहां मुख्यतः कौन कौन सी फसल हो रही है, चावल है, गेहूं है, मक्का, दलहन, ईख जैसी प्रमुख फसलें हैं। अब किस किस में कौन कौन है ये देख लेते हैं। चावल बिहार की प्रमुख फसल है। 22-23 में राज्य के कुल चावल उत्पादन में कौन कौन से जिले, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर संयुक्त रूप से 25% उगा रहे हैं। चावल की सर्वोच्च उत्पादकता रोहतास में दर्ज की गई। तो याद रखोगे सबसे ज्यादा चावल कहां, रोहतास की दुकान से लाते हैं अम्मा चावल। तो रोहतास जिला जो है वो चावल के उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, चलिए जो कितना 4717 ग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर में लगभग 4.5 कुंटल चावल निकला यहां से। इसी तरह सबसे कम उत्पादकता मधुबनी में दर्ज करी गई, कितना 1.5 हेक्टेयर, 1.5 कुंटल। सोचो कितना नुकसान, मतलब 150 कुंटल माफ कीजिए, तो कितना जो है कम है। गेहूं बिहार में रबी की फसल है, तो गेहूं रबी की फसल है, याद रखोगे। 22-23 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता खगड़िया जिले में हुई, ठीक है, तथा सबसे कम उत्पादकता जमुई जिले में हुई। तो याद रखोगे गेहूं खगड़िया। तो गेहूं जो है खगाड़ते हैं ना, अम्मा को उससे करते हुए देखा है नहीं, सूप से खगाड़ के साफ करके तब आटा पिसने जाता है। तो गेहूं खगड़िया सबसे ज्यादा है ना। और जमुई में सबसे कम है। चावल रोहतास सबसे ज्यादा है और मधुबनी सबसे कम है, याद रखोगे, सवाल पूछा जाएगा। मक्का 22-23 में मक्का के संदर्भ में अररिया जिले में सर्वाधिक उत्पादकता दर्ज की गई, मक्का की अररिया में। चलो दलहन के उत्पादक सबसे ज्यादा कहां है, बेगूसराय, नालंदा, सिवान। ठीक है, ये याद रखोगे। ईख ध्यातव्य है कि ईख बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। ईख को व्यावसायिक फसल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ईख का उपयोग मुख्यतः व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ही होता है। गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार राज्य में ईख का उत्पादन वर्ष 22-23 में इतने लाख टन था, जबकि औसत उपज इतने प्रति हेक्टेयर थी। 3 जिले कौन कौन से हैं, पश्चिमी चंपारण जो है वो ईख में सबसे ज्यादा है। तो एक बार रिकॉल कर लो सारे जिले, है ना। देख लो, केला उत्पादन में मधुबनी, ठीक है, अमरूद में नालंदा, लीची में मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर में वो लीची अनुसंधान संस्थान भी है। आम में कौन, दरभंगा। तो देखो सारे देख लो भाई, जैसे यहां से आए कि चावल में कौन, तो रोहतास और मधुबनी सबसे कम। गेहूं में कौन, तो गेहूं में खगड़िया सबसे ज्यादा और सबसे कम जमुई। मक्का में सबसे ज्यादा कौन, अररिया, तो अररिया खगड़िया में कंफ्यूज मत होना। दलहन सबसे ज्यादा कौन, बेगूसराय। ईख सबसे ज्यादा कौन, पश्चिमी चंपारण। केला मधुबनी, केला नाम से ही फेमस है। अमरूद में कौन, नालंदा। लीची में कौन, मुजफ्फरपुर में लीची इंस्टीट्यूट है ना। और आम उत्पादक कहां, दरभंगा। तो ये पूरी बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के हमने जो है डेटा देख लिया। अब इस पे आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक समीक्षा 23-24 से संबंधित कथनों में कौन सा सही है। देखो भाई, वर्ष 23 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू जो है 10% से बढ़कर इतने 17 लाख करोड़ थोड़ी हुआ है, गलत है। ठीक, वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15.5% बढ़कर 15 नहीं 5 बढ़ा है, दोनों गलत है। ना तो 1 ना 2, कौन सा सही है, ना 1 ना 2। चलिए अगला क्या है, बिहार आर्थिक समीक्षा में कौन से सही है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 13.9% से बढ़ी है और लगभग 60,000 हो गई है, बिल्कुल ठीक है। मूल्य वृद्धि को समायोजित करने के बाद 22-23 में राज्य की वास्तविक आय 9% बढ़ी थी और 40,000 हो गई थी, 35,000 से आसपास, दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सा सही नहीं है। अच्छा, कौन सा सही है, वर्ष 21-22 में राज्य में प्राथमिक क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा 58% प्राथमिक क्षेत्र का और रोजगार 20% के आसपास था, 26 नहीं है, गलत। आगे चलते हैं।
द्वितीयक क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन में तो प्राथमिक द्वितीयक दोनों 20-20% थे, ठीक है, और रोजगार 25% रहा। चलो वर्ष 22-23 में राज्य में तृतीयक क्षेत्र में 20% हिस्सा रहा और रोजगार इतने परसेंट रहा। तो 20% हिस्सा रहा तृतीयक क्षेत्र का और रोजगार में इतने परसेंट, तो ये तीसरा गलत होना चाहिए। कौन सा सही है? एक मिनट, कौन सा सही है? बी कह रहे हैं। हाँ, बी सही होगा। रोजगार में जो द्वितीय क्षेत्र है वो लगभग बराबर है। प्राथमिक क्षेत्र किसमें क्या दिया है? 20% है, जबकि यहां 26 दिया है। और तृतीय क्षेत्र में रोजगार तो ज्यादा है लेकिन हिस्सा जो है वो कम है। तो क्या हो जाएगा? तीसरा भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? केवल 2, बी। चलो, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वर्ष 22-23 के अनुसार बिहार में श्रम बल सहभागिता 50.9% है, बिल्कुल सही है। और श्रमिक अनुपात जो है वो 68 नहीं है, 47 कुछ था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है। कौन सा सही नहीं है? केवल 2। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 11 की जनगणना में इतना था, बढ़ के 9.4 हो गया है, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार का लिंगानुपात 918 से बढ़कर 980 नहीं 953 हुआ है। इतना अंतर नहीं आएगा 918 से 980 हो जाए, तो दूसरा गलत है। कौन सा सही है? केवल एक। ये सवाल ऐसे हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ये दोनों डेटा बहुत महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन नंबर 14 में है। ये इसके बाद वाले भी ये करके दिखाओ नहीं ना, मतलब ये वाले सवाल भी महत्वपूर्ण है, ये डेटा भी। कौन किसमें नंबर 1 है? 22-23 में राज्य में कुल चावल में सर्वोच्च उत्पादकता रोहतास में था। मैंने बताया अम्मा रोहतास की दुकान से चावल लाती है। सबसे कम कहां था? जमुई का था। आगे चलते हैं। वर्ष 22-23 में राज्य में कुल गेहूं उत्पादन में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन जमुई में है क्या? जमुई में सबसे कम है। सबसे ज्यादा कहां है? खरड़िया, जो खड़ा रहे थे गेहूं। दूसरा गलत हो जाएगा। मक्का के संदर्भ में सबसे अररिया, तो मक्का अररिया बिल्कुल ठीक है। 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मिलाओ भैया, शीर्ष उत्पादक जिले में कौन सा संगत नहीं है? अभी बता देंगे। केला मधुबनी था, अमरूद नालंदा था, लीची मुजफ्फरपुर थी, आम वैशाली नहीं था। चौथा गलत है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आम का कौन सा जिला था? देखो, आम उत्पादक कौन सा जिला था? आम उत्पादक जिला है सबसे बढ़िया दरभंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला, अब बिहार में जाति आधारित जनगणना, इस पे एक सवाल पूछा जाएगा जरूर। जरूर मतलब जरूर जरूर जरूर, है ना, ऐसे वाला जरूर। तो याद रखो, एक सवाल यहां से पूछा जाएगा। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े क्या कह रहे हैं? 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा राज्य सरकार की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। क्या कह रहे हैं आंकड़े? उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना 2022 संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए। कब? 2 अक्टूबर, याद रखना, गांधी जयंती के दिन ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए। बिहार जाति आधारित गणना में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 13 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें 27.13% अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है। याद कर लेना भाई, 27% ओबीसी, 36% एक्सटी ईओबीसी, है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी बोलते हैं इनको, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। एक ओबीसी है अदर बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो वो 36% है। 15% सामान्य जनरल वर्ग है, ये सब शामिल है। जारी आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 33.16% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में इतने परसेंट परिवार गरीब हैं। ये दिमाग में नहीं रखना है, ये जरूर रखना है कि 27% ओबीसी, 36% ईबीसी और 15% जनरल। ठीक है, चलिए उसके बाद सामान्य वर्ग में 25% परिवार गरीब है ना, और अनुसूचित जाति में 42% और ये सब गरीब है, कोई बात नहीं। सामान्य श्रेणी में हिंदू में बिहार की प्रमुख जाति भूमिहारों में सर्वाधिक गरीब है। क्यों? भूमिहारों की जाति ही, मतलब भूमिहार की प्रजाति ही ऐसी है जो खेती इत्यादि करते हैं। ठीक है, सामान्य श्रेणी हिंदू के तहत और जनसंख्या भी भूमिहारों की बिहार में ज्यादा है। सामान्य श्रेणी हिंदू के तहत सबसे समृद्ध कायस्थ समाज को पाया गया। ठीक है, राज्य में कायस्थ समाज के कुल परिवारों की संख्या कितनी है? 1,70,985, जिनमें 23,000 परिवार ही गरीब हैं, केवल 13% ही, बाकी सब बढ़िया।
ठीक, चलिए फिर दिया है और डेटा, बिहार में जाति आधारित जनगणना, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ये जो है आंकड़े प्रकाशित किए गए। 2 अक्टूबर को जारी बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ है, जो अब मानी जा रही है कि कुल भारत की जनसंख्या का 9.5% लगभग है। हिंदुओं की आबादी कितनी है? 82%। मुस्लिमों की आबादी लगभग 17.7% है। और यही इस बार के भारत की जनगणना होने दीजिए, मेरा अनुमान यह कहता है 17 से 18% मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाएगी, जो ये उसकी जनगणना में 14.79 या समथिंग है। लगभग 3%, 3 से 4% का मुस्लिम जनसंख्या में इजाफा होगा, और ये परसेंटेज है, अपने आप में बड़ी जनसंख्या होगी। ठीक है, चलिए प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में अनेक धर्मों की आबादी 1% से भी, अन्य धर्मों की आबादी 1% से भी कम है। मुख्यतः 82% हिंदू हैं और मुस्लिम कितने हैं? 17.17%, 70%। ओबीसी 27% है, डेटा याद रखोगे। ईबीसी कितना है? 36% है। एससी 19%, एसटी 1.6% और अनारक्षित जो है 15.5% है। तो इनको ध्यान रखोगे। और हिंदू मुसलमान में अगर देखोगे तो हिंदू 82%, मुसलमान 17.7%। ये जनगणना के आंकड़े हैं जो बिहार की जातिगत जनगणना हुई। इससे सवाल जरूर, मतलब जरूर पूछेगा पेपर में। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बिहार जाति आधारित गणना 2022 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा थोड़ी है भाई। कितनी है? 13 करोड़ से अधिक है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही गलत हो गया। लो, जिसमें 27% ओबीसी, 36% ईबीसी, 15% सामान्य है। बिल्कुल ठीक है। सामान्य श्रेणी की प्रमुख जातियों में भूमिहारों में गरीब सबसे अधिक 27.5% है, मोटा मोटा। तो ये एक गलत हो जाएगा, ये दोनों सही है। अगला सवाल देखते हैं। संभवतः ये अंतिम सवाल है, आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है। छोटी सी क्लास थी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2 अक्टूबर को बिहार सरकार द्वारा बिहार में कराई गई जाति आधारित आंकड़े प्रकाशित किए गए। ठीक है, हिंदुओं की आबादी 42%, मुस्लिमों की आबादी 82, हिंदुओं की मुस्लिमों की 17.70 है, अन्य 0.3 है। दोनों सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। तो इस प्रकार हमने बिहार स्पेशल को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। छोटी सी क्लास थी, लेकिन आपका बिहार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब अगली क्लास में मैं जल्दी ही आपको, एक आध दिन में ही अगली क्लास आ जाएगी, जिसमें नियुक्तियां इत्यादि पढ़ लेंगे और एक में खेल वेल पढ़ लेंगे। तो 2 से 3 क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, जो फटाफट ही आपके हो जाएंगे। आज कितनी तारीख है ना? तो 3-4 दिन में मैं सोच रहा हूं 10-11 तारीख तक आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना? ताकि बीपीएससी दे रहे हो वो रिवाइज भी करते चलो, उस टाइम तक कंप्लीट भी कोशिश करूंगा हो जाए। वरना यूपीपीसीएस तो 22 को है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। करंट के 25 प्रश्नों के चक्कर में मेरे भाई स्टैटिक मत भूलना। मार करंट अफेयर्स की पत्रिका, मार वीडियोस मार्केट में है। तुम आई दृष्टि पढ़ो, सिर्फ आई दृष्टि पढ़ो। एक कोई पॉइंटर सा कहीं मिल जाए तो उसको पढ़ लेना। मुझे टाइम लगा तो मैं 1000-2000 जो महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे वो भी कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र मंडली सखा सहेलियों में भी साझा कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। परीक्षा निकट है, जितना रिवीजन करेंगे उतना परीक्षा में आउटपुट बेहतरीन आएगा। मिलता हूं आपसे फिर अगली किसी ऐसी ही अच्छी सी क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।